हेलो गाइस, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से। लगातार जारी है हमारी क्लासेस, इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस, जिसमें आप देख पा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, गांधी युग या जिसको कहते हैं गांधी एरा, जिसकी हम बात करें। ठीक है, इसमें आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। एक तो सब सर्वप्रथम हम बातें करेंगे साइमन कमीशन पर। क्या है ये साइमन कमीशन, इसकी हम चर्चा करेंगे। दूसरी हम बातें करेंगे नेहरू रिपोर्ट क्या है, 1928 का नेहरू रिपोर्ट और 1929 का लाहौर अधिवेशन। ये तीन टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास में। तो जैसा कि आप जानते हैं गांधी रथ चल रहा है, इसके पहले बहुत सारी बातें कर चुके हैं, 1925 तक पूरा बातें कर चुके हैं हम। ठीक है, चलिए उसके पहले हम असहयोग आंदोलन देखे, चौरा चौरी कांड देखे थे। ठीक है, और बहुत सारी चीजें उसके पहले हुई थी, वो घटनाएं देखे थे। चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं साइमन कमीशन। साइमन साइमन कमीशन। ठीक है, 1927-28। ये क्यों लिख रहा हूँ ये बताऊं तो 27 को क्या हुआ था, 28 को क्या हुआ था, 29 को क्या होने वाला था। ठीक है, चलिए इसके पहले हम बात करें, थोड़ा पृष्ठभूमि पर चलते हैं। ठीक है, थोड़ी इनकी भूमिका देख लेते हैं, साइमन कमीशन क्या है। ठीक है, इनकी पृष्ठभूमि पर हम बात करते हैं। और पृष्ठभूमि के अंतर्गत अगर आपको देखने को मिलेगा तो ये आपने अगर पढ़े होंगे संविधान में। ठीक है, भारत शासन अधिनियम। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 आपने पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो जाके पढ़ सकते हैं, और नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं बाद में जब संविधान आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा आपने देखे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 1784 का प्रेसिडेंट इंडिया एक्ट आता है। उसी प्रकार भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया। इस भारत शासन अधिनियम 1919 की क्या बातें थी भाई, इसके प्रमुख दो तीन बातें हैं जो महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। पहली बातें हैं कि ये द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन शासन प्रणाली। ये द्वैध शासन प्रणाली क्या है उस पर अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, ये द्वैध शासन प्रणाली क्या है भाई साहब, उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा मुद्दा कुछ और है। अभी मैं बता देता हूँ सिर्फ द्वैध शासन प्रणाली। ठीक है, की बातें हुई थी 1919 में। दूसरी बातें हुई थी उत्तरदायी शासन, क्या करना है, उत्तरदायी शासन लागू करना। शासन क्या है, लागू करना। और तीसरा और महत्वपूर्ण बातें जिसका कड़ी साइमन कमीशन से जुड़ा हुआ है कि अंग्रेज क्या करेंगे। ठीक है, कि ब्रिटिश क्या करेगा, मैं पूरा तो नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो बस मैं ये लिख देता हूं कि ब्रिटिश क्या करेगा। ब्रिटिश 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद क्या करेगा भाई साहब, भारत पर एक आयोग भेजेगा। ठीक है, भारत में एक आयोग भेजेगा। ठीक है, और मेनली उसका नाम ही साइमन कमीशन होगा। समझेगा मेरी बात है कि 10, ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 में ये कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार जो है 10 वर्ष बाद भारत में एक आयोग भेजेगा, जो क्या करेगा, जो वहां की चीजों का एनालाइज करेगा,
जो भारत के लोगों और भारत की, ठीक है, भारत में क्या करेगा, एनालाइज करेगा, एनालाइज, ठीक है, और ये एनालाइज करेगा कि भारत क्या आजादी के लायक है, भारत क्या उत्तरदायी सरकार चलाने के लायक है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में, ठीक है, एनालाइज करेगा किसके लिए, कि या उत्तरदायी सरकार चलाने के लिए तैयार है, चला सकता है। अगर ऐसा होता है तो हम उसे क्या दे देंगे भाई, हम उसे स्वतंत्र कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। मैं फिर से दोहराता हूँ, भारत शासन अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बातें जिसकी चर्चा मैं करूंगा, ठीक है, वो कौन है, कि ब्रिटिश सरकार ने ये कहा कि अगले अगले 10 वर्षों में, ठीक है, कहने का मतलब अब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, 1919 चल रहा है। 10 वर्ष बाद क्या होगा भाई, 10 वर्ष के बाद क्या होगा, ये होगा 1929, यही तो होगा भाई, 19-10-29। तो ब्रिटिश सरकार 10 वर्ष बाद भारत में एक आयोग भेजेगा और भारत की, ठीक है, भेजेगा और भारत में एक एनालाइज करेगा, देखेंगे कि भारत के लोग उत्तरदायी सरकार चलाने में सक्षम है कि नहीं। अगर ऐसा होता है, हमें लगता है कि भारत के लोग सरकार चला सकते हैं, ठीक है, उत्तरदायी सरकार चला सकते हैं, तो हम उसे क्या कर देंगे, उसे स्वतंत्र कर देंगे। ऐसा लगता है कि वो लायक है सरकार चलाने के, तो हम क्या कर देंगे भाई साहब, उसे स्वतंत्र कर देंगे, भारत को हम स्वतंत्र दे देंगे। चलिए, तो ये बात हुई। चलिए, बात है 1927 की, ठीक है, बात है, अगर मैं बात करूं 1927 में, 1927 में क्या हुआ था कि आनन फानन में साइमन कमीशन की स्थापना कर दी थी, जिसकी मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर ब्रिटेन की मैं बात करूं, इसको बाद में हम बात करते हैं, अगर मैं यहां ब्रिटेन की बात करूं, ठीक है, हम यदि क्या करें, ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन की चर्चा करें, तो यहां पर दो पार्टी, अरे भाई साहब, किसी भी, जैसे भारत में अगर बात करें तो एक बीजेपी है, भाजपा है, दूसरा बड़ी पार्टी कांग्रेस है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भी जो है कांग्रेस की सरकार है, अब केंद्र में बोल सकते हैं कि भाजपा की सरकार है, ठीक है। तो एक रूलर पार्टी होती है, जानते हैं आप, और एक जो है अपोजिट पार्टी होती है, ठीक है, रूलर पार्टी जो शासन करता है। तो ब्रिटेन में दो पार्टी थी, ठीक है, कितनी पार्टी थी भाई साहब, दो पार्टी, एक है कंजर्वेटिव पार्टी, समझिएगा, ब्रिटेन में उसी प्रकार से कंजर्वेटिव पार्टी, और दूसरा लेबर पार्टी, लेबर पार्टी, ठीक है। ये कंजर्वेटिव पार्टी जो है रूलिंग पार्टी थी, ठीक है, क्या पार्टी थी भी, ब्रिटेन की सरकार है, अभी ब्रिटेन की सरकार कौन चला है, ब्रिटेन की सरकार कौन चला रहा है, ठीक है, ये चला रहा है, मतलब ये रूलिंग पार्टी थी, रूलिंग पार्टी कहने का मतलब है ये रूल कर रही थी। चलिए, दूसरी बात है, ये विपक्षी पार्टी, विपक्षी पार्टी भाई साहब, जैसे छत्तीसगढ़ में अभी अगर बोल सकते हैं तो बीजेपी विपक्षी पार्टी है, और भारत में बोल सकते हैं केंद्र में तो कांग्रेस विपक्षी पार्टी है। तो इसी प्रकार ब्रिटेन में दो पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि ये जो शासन, इनकी अगर हम विचारधारा को समझें, जो भी रूलिंग पार्टी है जो ब्रिटेन पर शासन कर रहे हैं, ठीक है, तो इनकी विचारधारा को समझे, विचारधारा, तो इनकी विचारधारा क्या है कि ये कभी भी, कहा जाता है, कभी भी स्वतंत्र देने के मूड में नहीं है, भारत को स्वतंत्र करने को मूड में नहीं, कभी भी भारत को भारत को स्वतंत्र करने के मूड में नहीं दिखते हैं, मूड में नहीं है, नहीं थे। ये रानी के उस शासन को और बढ़ाना चाहते थे, उस रानी के उस
ताज के, क्राउन के, ब्रिटिश के क्राउन के उस शासन के दायरे को और बढ़ाना चाहते थे। कभी भी भारत को स्वतंत्र देने के मूड में नहीं दिखते। वहीं पर अगर लेबर पार्टी की हम विचारधारा को समझे, ठीक है, इनकी विचारधारा को समझे, तो इनकी विचारधारा क्या है कि भाई साहब लेबर पार्टी का ये मानना है, ये कहना है कि भाई साहब वो उनका देश है, ठीक है, अब समय आ चुका है कि भारत स्वतंत्र हो जाए, ठीक है, भारत को क्या है, स्वतंत्र कर सकते हैं, स्वतंत्र दे सकते हैं, दे, ठीक है, दे सकते हैं, ठीक है। तो लेबर पार्टी का ये विचारधारा है कि अगर ऐसा स्थिति है तो भारत को स्वतंत्र कर दीजिए भाई, वो अपना सरकार संभाले। लेकिन ब्रिटेन की जो है कंजर्वेटिव पार्टी ऐसा नहीं चाहती है। चलिए, अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 1928 में होने वाला है ब्रिटेन पर चुनाव, ठीक है, ब्रिटेन में क्या होने वाला है, चुनाव होने वाला है। और कंजर्वेटिव पार्टी का कंजर्वेटिव वेटिव पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी का ये थोड़ा शंका था, ये जो है इनको शंका था कि भाई साहब अगर यदि ऐसा होता है कि लेबर पार्टी अगर जीत जाता है, समझिएगा, लेबर पार्टी की जीत होती है, समझिएगा, जीत होती है, ठीक है। ब्रिटेन की चुनाव 1928 में होने वाला था। अगर ऐसा कहा जाता है कि कंजर्वेटिव पार्टी अगर यहाँ पर अगर वो जीत हासिल कर लेती है, ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी, कहने का मतलब है कंजर्वेटिव पार्टी का कहना है कि अगर लेबर पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर लेती है तो लेबर पार्टी की विचारधारा आप समझते हैं, विचारधारा आप समझते हैं, विचारधारा कि इनका कहना है कि भाई साहब ये जो है भारत को स्वतंत्र कर देगा, ठीक है। तो ये मुश्किल में फंस गए क्योंकि वो तो भेजने वाले हैं कब, 10 वर्ष बाद 1929 को भेजने वाले हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या कहा था कि 10 वर्ष बाद, कहने का मतलब है 1919 में भारत पर एक आयोग बैठाएगा जो ये निर्णय करेगा कि भारत के लोग उत्तरदायी सरकार चलाने के लिए लायक ही कि नहीं, अगर लायक है तो उनको स्वतंत्र देंगे। लेकिन मौका आएगा कि नहीं ये डर था किसको, कंजर्वेटिव पार्टी, क्योंकि 1928 में ब्रिटेन पर चुनाव होने वाला था। ब्रिटेन पर चुनाव में यदि लेबर पार्टी जीत जाती है तो इनकी विचारधारा स्वतंत्र कर देंगे। तो ये कंजर्वेटिव पार्टी का ही मानना है कि हमारे हाथ से वो ताज, वो क्राउन, वो जो शासन हम कर रहे हैं वो निकल जाएगा, चला जाएगा। इसी कारण आनन फानन में, इसी कारण कहा जाता है आनन फानन में 8 नवंबर, ठीक है, 8 नवंबर 1927 को क्या किया गया है, साइमन आयोग का गठन कर दिया, ठीक है, किसका गठन कर दिया, साइमन आयोग का, साइमन आयोग का क्या कर दिया भाई साहब, गठन कर दिया गया, कहां पर, ब्रिटेन में, गठन कहां किया गया, ब्रिटेन में। सर जॉन सर जॉन साइमन सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, ठीक है, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 8 नवंबर 1927 को आनन फानन में क्या कर दिया, गठन कर दिए, ठीक है, ब्रिटेन पर गठन कर दिया सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। और इसमें कुल 7 सदस्य थे, ठीक है, कुल कितने सदस्य थे भाई, 7 सदस्य थे। और सातों के सातों सदस्य सभी क्या थे, सभी ब्रिटिश थे, ठीक है, सातों के सातों सदस्य क्या थे भाई साहब, सभी ब्रिटिश थे। और जो है आनंद फानन में जो है 8 नवंबर 1927 को साइमन आयोग का गठन किया। और ये आते हैं कब, उन जो है 3 फरवरी फरवरी 1928 में ये कहाँ पहुंच जाते हैं भाई, भारत आते हैं, भारत आते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, 8 नवंबर 1927 को साइमन आयोग का गठन किया गया सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, जिनमें सदस्यों की संख्या 7 थी और सभी के सभी क्या थे, ब्रिटिश थे। 3 फरवरी 1928 को
ये भारत आते हैं। तो सोचिए ये आने वाले कब थे भाई? भारत शासन अधिनियम में क्या कहा गया था कि 10 वर्ष बाद 1929 को आने वाले थे। लेकिन चूंकि ब्रिटेन में चुनाव चलेगी, ठीक है, चुनाव होने वाला है, तो तुरंत आनंद फानन में 27 में वो कर दिए और 28 में आ ही गए चुनाव के पहले। ठीक है, चलिए अब दिक्कत यहां पर भारत पर विरोध, भारत द्वारा विरोध जताया गया। भारत द्वारा क्या किया? विरोध जताया गया। ठीक है, विरोध जताया। और भारत द्वारा विरोध जताया, और विरोध का कारण क्या है? ठीक है, इस विरोध का कारण क्या है भाई साहब? कारण तो है बहुत सारे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कारण, जैसे कि आयोग क्या कर रहा है? आयोग पहले से आ रहा है, पहले से भारत आ रहा है। पहले से कहने का मतलब है समय से पहले। आयोग समय से पहले क्या हो रहा है? भारत आ रहा है, भारत आ रहा है। ठीक है, तो समय से पहले कहने का मतलब ये इनको आने वाले थे 1929 को और आ गए भाई साहब 1927 को। कहने का मतलब 27 को स्थापना हुई और आ गए 28 को, मतलब एक वर्ष पहले ही आ गया। आने वाले थे कब? 1929 को और आ गया 1928 को। तो आयोग समय से पहले आ रहा है, तो दिक्कत भारत वालों को ये था कि कुछ ना कुछ तो चीजें होने वाली है, दिक्कत होने वाली है। कुछ ना कुछ रणनीतिक कूटनीति चल रहा होगा ब्रिटेन के मन में, जिसके कारण से उन्होंने 1929 में आने की बात कही थी, आ गए 1928 में। चलिए, तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण है कि कंजर्वेटिव पार्टी के बारे में सभी जानते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी स्वतंत्र के मूड में नहीं है, स्वतंत्रता के मूड में नहीं रहते हैं, मूड में नहीं थे। ठीक है, तो ये जानते हैं कि स्वतंत्र देंगे नहीं भाई साहब, ये तो बस ऐसे ही आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि सभी के सभी, सभी के सभी सदस्य, सभी के सभी सदस्य क्या थे? ब्रिटेन थे। कहने का मतलब है वो ब्रिटिश थे। सातों, सभी की सभी 7 सदस्य क्या थे? ब्रिटिश थे। और जिसके कारण से क्या हुआ गया? ठीक है, जिसके कारण से विरोध जताया गया। चलिए, यहां पर देखने को मिलेगा विरोध के चलते, मैं यहीं पर लिख देता हूं, विरोध विरोध में जो सर्वदलीय पार्टी है, सर्वदलीय पार्टी है, वो सर्वदलीय पार्टी क्या करेगा? ठीक है, एक बैठक रखेगी। ठीक है, विरोध में सर्वदलीय पार्टी ने क्या रखा? एक बैठक रहा, रखा कहां पर? मद्रास पर। मद्रास पर बैठक रखा, और जिनकी अध्यक्षता, समझेगा, जिनकी अध्यक्षता एम ए अंसारी ने की थी। एम ए क्या है? अंसारी ने, जिनकी अध्यक्षता एम ए अंसारी ने की थी। ठीक है, और कारण क्या है? भारत पर, भारत पर साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के आगमन का, ठीक है, आगमन के लिए क्या किया गया था? विरोध जताया गया था। और यहाँ पर एक नारा भी दिया गया था, यहाँ पर एक नारा भी दिया गया था कि हम साइमन कमीशन के आगमन का विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे। और नारा किया गया था कि साइमन, साइमन गो बैक। ठीक है, एक नारा दिया गया था इस सर्वदलीय पार्टी में, एक नारा दिया गया था जिसको कहा गया है साइमन गो बैक, और इसका मतलब क्या है कि साइमन वापस चले जाओ। ठीक है, गो बैक, वापस चले जाओ। तो साइमन गो बैक, वापस चले जाओ साइमन, ऐसी ये बहिष्कार का नारा आप देखने को मिलेगा, बहिष्कार के लिए। ठीक है, एक नारा दिया था। चलिए,
तो ये आ जाते हैं भाई साहब, ये 3 फरवरी, अब समय आ चुका है 3 फरवरी, 1928, और 3 फरवरी 1928 को भारत में साइमन आयोग का आगमन। भारत में क्या है, साइमन आयोग का क्या है, आगमन देखने को मिला है। और जैसे ही ये आगमन होता है, ये आ जाते हैं, और वैसे ही इनका विरोध जताना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही क्या हो जाता है भाई साहब, जैसे ही आए इनका विरोध जोर शोर से हर जो है गली चौराहे मोहल्ले हर वो स्थान में देखने को मिला है। बम्बई में विरोध जताया गया, कई कई स्थान का जैसे मैं नाम लिखूं, ठीक है, तो ये बम्बई में विरोध जताया गया, और बम्बई में विरोध जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये विरोध जताया गया। वहीं पर अन्य स्थान में लखनऊ में भी जो है क्या किया गया, जताया गया। लखनऊ लखनऊ में भी विरोध जताया गया, और ये थे खजी उल्लम्मा, इनके द्वारा लखनऊ में विरोध जताया गया। वहीं पर मद्रास में भी विरोध जताया गया, और मद्रास में टी प्रकाशन द्वारा ये विरोध जताएगा। फिर वहीं पर लाहौर में आपको देखने को मिलेगा, लाहौर में जो है लाला लाजपत राय द्वारा ये विरोध जताया गया। और वहीं पर आपको देखने में दिल्ली में मोतीलाल नेहरू। तो अलग अलग स्थानों पर, और जो है जो प्रमुख स्थान है उसके नाम लिख दिया मैंने, कि बंबई में पंडित जवाहरलाल नेहरू, लखनऊ में खज्जी कुल्लमा, मद्रास में टी प्रकाशन, लाहौर में लाला लाजपत राय, दिल्ली में मोतीलाल नेहरू। तो बड़े बड़े जो स्थान है वहां पर बड़े बड़े जो नेता हैं उन्होंने इस साइमन कमीशन के आने का विरोध जताया गया। ठीक है, चलिए यहीं पर आपको एक घटना देखने को मिलती है। ठीक है, तो सभी स्थानों से बच बुझा के इधर उधर जो आ तो गए भारत में। ठीक है, उस समय अब दिल्ली जो है राजधानी बन गई, दिल्ली मद्रास लखनऊ मुंबई सब घूम लिए। ठीक है, अपना जो है कहीं इनका भाई साहब का कुछ भी नहीं चला, कोई मानने को तैयार नहीं थे। ठीक है, कुछ भी नहीं चला। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर एक घटना होती है। ठीक है, यहीं पर सभी साइड से बच बुचा के चले गई। ठीक है, और लाहौर में एक घटना घटती है। ठीक है, साइमन कमीशन अब कहाँ पहुंच गए हैं, लाहौर पहुंच गए हैं। चलिए सभी साइड घूम घुमा के भाई साहब ये बच बुचा के कहाँ चले गए, लाहौर चले गए। और लाहौर में, ठीक है, लाहौर का अगर बात करें, एक वो जो है एक है एसपी, लाहौर एसपी, लाहौर एसपी जिसका नाम था सैंडर्स। समझेगा, साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो सब नारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जो भारतीय हैं वो हर वो जगह नारा लगा रहे थे। और नारा क्या था, जैसे मैंने कहा, साइमन गो बैक, कहने का मतलब है साइमन वापस चले जाओ। ठीक है, साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे हर वो जगह। ठीक है, तो जैसे ही साइमन कमीशन के लोगों को ये पूरी तरह से घेर लेते हैं। ठीक है, विरोध जताते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर कौन कर रहा था, जैसे कि मैंने बताया लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय द्वारा ये क्या किया गया था, विरोध जताया था। इनका नेतृत्व कौन कर रहा था, यही कर रहे थे। तो जब लाहौर में इनका नेतृत्व ये कर रहे थे, तो इनके नेतृत्व से, ठीक है, इनके जो है नेतृत्व से बहुत सारे लोग क्या हो गए, लोग इकट्ठे हो गए।
लोग क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, और लोग इकट्ठे होकर क्या करें, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक करके नारे लगा रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे, साइमन गो बैक करके नारे लगाते थे। इसके पहले मैंने बताया था लाहौर में लाला लाजपत राय थे, उन्होंने और जो उनके नेतृत्व में विरोध जताया गया। जब ये पहुंचे, मैंने क्या कहा, ये पहुंचे और विरोध जताने लगे, तो लाहौर के एसपी है सैंडर्स, उस सैंडर्स ने क्या किया, ठीक है, इनके सभी लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया, लाठी चार्ज। लाठी चार्ज का क्या किया गया, ठीक है, उनको आदेश दे दिया कि भाई साहब लाठी चार्ज कर दो, ठीक है, ये सब मारने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं, अब सीधा लाठी पर। तो इनके लोगों, लाला लाजपत राय और इनके लोगों पर लाठी चार्ज देखने को मिला। और इसी समय आपको देखने को मिले था कि लाला लाजपत राय यहीं पर क्या हो जाते हैं, वे सब घायल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। और घायल की स्थिति में उन्होंने एक कथन की थी, ठीक है, घायल की स्थिति में उनका एक क्या था भाई साहब, फेमस कथन था, ठीक है, कि मेरे शरीर पर बरपाई या बरसाई जो भी है, बरसाई गई लाठियां, मेरे शरीर पर बरसाई गई लाठियां अंग्रेज सरकार अंग्रेज सरकार के ताबूत में ठोकी गई किल साबित होगी। ताबूत में ठोकी गई किल क्या होगा, साबित तो होगी। ठीक है, तो घायल लाला लाजपत राय यहाँ पर घायल हो जाते हैं इस लाठी चार्ज से, और उनके शरीर पर बहुत सारे चोटें जो है लगी थी, और उन्होंने कथन दिया था कि मेरे शरीर पर बरसाई गई लाठियां अंग्रेज सरकार के ताबूत में ठोकी गई तिल साबित होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने जो है क्या दिया था भाई साहब, कथन दिया था। बाद में क्या कहा जाता है, कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में 17 नवंबर 1928 को क्या हो जाता है भाई, इस समय इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है, लाला लाजपत राय का देहांत हो जाता है। किसके कारण से, ये लाठी से घायल हो गए थे, ठीक है, लाठी से घायल हो गए थे, और जो है 17 नवंबर 1928 को बाद में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। चलिए, और बाद में ये भी आपको पता चलेगा जब हम क्रांतिकारी आंदोलन वगैरह पढ़ाएंगे, जैसे मैंने कहा सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, खुदीराम बोस है, ये सारी चीजें जब हम देखेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि यहीं पर जो भगत सिंह है, भगत सिंह बाद में हम देखेंगे, यहीं पर जो भगत सिंह है बाद में इसी सैंडर्स की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। ठीक है, बाद में आपको पता चलेगा सैंडर्स को गोली मार के क्या की जाती है, हत्या कर देते हैं, गोली मार दी जाती है। ठीक है, बाद में भगत सिंह द्वारा। तो ये जो है चीजें, ये घटनाएं घटित देखने को मिली। तो यहाँ से अगर देखा जाए इम्पोर्टेंट तो क्या है भाई साहब, साइमन आयोग की जो है, तो भारत शासन अधिनियम ये बातें की है। यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ये जो है साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, ठीक है, किनके नेतृत्व में हुआ था और कितने सदस्य थे, ठीक है, किनके नेतृत्व में हुआ था, और ठीक है कब हुआ था, और कितने सदस्य थे, भारत कब आए थे, ठीक है, साइमन आयोग जो है भारत कब आए थे वो आपको याद रखना है। तो ये दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। चलिए, ये कारण भी आपको याद रखनी है, साइमन आयोग का विरोध जताने का कारण क्या था, साथ ही साथ अलग अलग किन किन स्थानों में इस साइमन आयोग का विरोध जताया गया है ये भी याद रखना है। और ये तो पूरा आपको याद रखना है, ये पूरी चीजें घटना लाला लाजपत राय की, कई बार ये पूछा गया है
निम्नलिखित में से लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु किस घटना के उपरांत होती है? ठीक है, किस घटना के उपरांत होती है? तो ये आपको जो है याद रखना है, ध्यान रखना है। चलिए, क्लियर है बातें? तो ये है भाई साहब साइमन कमीशन। चलिए, साइमन कमीशन या साइमन आयोग की बातें हो गई, पूरी क्लियर है बातें। 27 से 28 की हम पूरा चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, क्या है? नेहरू रिपोर्ट। चलिए, और नेहरू किसकी बातें कर रहे हैं भाई? नेहरू रिपोर्ट का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू है कि मोतीलाल नेहरू है? कौन है भाई साहब? अरे कौन है? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो अगला आएगा नेहरू रिपोर्ट। 1928। ठीक है, चलिए नेहरू रिपोर्ट क्या है? अब देखिए यहां पर दो चीजों है। एक है मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था? साइमन आयोग का क्या किया था? दिल्ली में, जो दिल्ली राजधानी है, दिल्ली में क्या किया गया था? दिल्ली में विरोध जताया था। मोतीलाल नेहरू के बारे में जैसे मैंने अभी जस्ट कहा है, ये साइमन आयोग का दिल्ली में विरोध जताया गया था। ठीक है, एक इसकी बातें करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि ज्यादा जो है लिखा पूछी करूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड, एक नाम याद रखेंगे, लॉर्ड बिरकन हेड। और लॉर्ड बिरकन हेड भारत का सचिव है, भारत सचिव है। चलिए, ठीक है, अब देखिए मोतीलाल नेहरू साइमन आयोग का विरोध जता रहे थे। ठीक है, नारे लगाए थे। ठीक है, साइमन आयोग का विरोध जता रहे थे, नारे लगा रहे थे। साइमन गो बैक का नारे लगाए थे, सभी जगह वही चल रहा था। साइमन गो बैक का नारे लगाए थे, विरोध जता रहे थे, चिल्ला रहे थे। ठीक है, और चिल्ला रहे थे, साथ ही साथ हमें क्या चाहिए? स्वतंत्र चाहिए, भारत स्वतंत्र चाहिए, आजादी चाहिए, स्वाधीनता चाहिए, वगैरह वगैरह, स्वाधीनता चाहिए। तो ये सारी चीजें ये हो रहा था यहाँ पर दिल्ली पर कि हमें आजादी चाहिए, स्वतंत्र, स्वाधीनता चाहिए, साइमन गो बैक, ये सब हम नहीं जानते, हमें किसी भी तरह से आजादी लो। वहीं पर कहा जाता है कि भारत सचिव लॉर्ड बिरकन हेड, लॉर्ड बिरकन हेड द्वारा क्या गया था? नेहरू को चुनौती, नेहरू को चुनौती। और नेहरू को चुनौती किस बात पर दी गई थी भाई साहब? नेहरू को, देखिए मैं कुछ सेंटेंस बोलूँ, कुछ बातें बोलूंगा। ठीक है, पूरा तो लिख नहीं पाऊंगा। मैंने क्या कहा? लॉर्ड बिरकन हेड ने मोतीलाल नेहरू को ये कहा था कि भाई साहब आप चिल्ला रहे हैं, साइमन गो बैक बोल रहे हैं, आजादी चाहिए, स्वाधीनता चाहिए, ऐसे चिल्लाने से, ऐसे झंझनाने से, ऐसे आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि आप उत्तरदायी सरकार चला सकते हैं, आप स्वतंत्रता प्राप्त करने के काबिल है। ठीक है, यदि आपको लगता है कि आप उत्तरदायी सरकार चला सकते हैं, उनके लायक है, स्वतंत्र प्राप्त करने के लायक है, तो आप ऐसा करिए, मेरी एक बात मानिए। क्या बात मानेंगे भाई साहब? मेरी एक बात मानिए कि आप क्या है, छोटा मोटा एक संविधान पेश करिए। ठीक है,
छोटा मोटा क्या है, एक संविधान बनाइए, ठीक है, एक प्रारूप बनाइए, एक संविधान बनाइए, एक प्रारूप बनाइए, जिससे आप क्या करेंगे, सरकार चलेगी, ठीक है। जैसे हमारे भारत का संविधान है और भारत के संविधान से ही सरकार चलती है, ठीक है। किसी बाप की जागीर नहीं भाई साहब की जो है वो, कोई बोलते हैं इससे सरकार चली उससे सरकार चली है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारे भारत के संविधान से ही, ठीक है, ये सरकार चल रही है। तो उसी प्रकार से कहा गया था कि एक छोटा मोटा आप प्रारूप पेश करिए, आप छोटा मोटा एक संविधान बनाइए, ठीक है, जिससे वो सरकार चलेगी। और इनमें ये शर्त है, इनमें ये शर्त शामिल रहेगा कि इनको, ये जो भी आप प्रारूप बनाएंगे, ये संविधान बनाएंगे, उस शर्त को, ठीक है, कोई भी जाति हो, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, ठीक है, कोई भी पार्टी, ठीक है, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी पार्टी, मतलब सभी, ठीक है, जितने भी भारत में जाति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी धर्म वाले हैं, जो भी पार्टी वाले और विभिन्न पार्टी, सबका क्या होना चाहिए, मंजूरी होना चाहिए, ठीक है। सबका क्या होना चाहिए, सबका क्या होना चाहिए, इसमें मंजूरी होनी चाहिए। चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति के वर्ग हो, कोई पार्टी हो, रूलिंग पार्टी हो, जो है विपक्षी पार्टी हो, कोई भी हो, भारत के वो हर हर एक कैटेगरी जो भी है सब में फिट होनी चाहिए। ऐसा आप संविधान बनाइए, सबको ये मानना पड़ेगा, मंजूरी होनी चाहिए। तब ऐसा आप करते हैं, तब ऐसा आप करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जितनी आप बातें कर रहे हैं ना चढ़ बढ़ के कि आज़ादी दे देंगे, स्वतंत्रता दे देंगे, स्वाधीनता दे दीजिए, तो हम आपको स्वतंत्रता दे देंगे, स्वतंत्रता, ठीक है, दे देंगे। आप जो है बेफिक्र रहिए, बस इतना करिए कि आप छोटा मोटा संविधान बनाइए, छोटा मोटा प्रारूप पेश करिए, और जिनकी मंजूरी भारत के प्रत्येक वर्ग के लोगों से होनी चाहिए। कोई इनकार नहीं करना चाहिए, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम हो, ठीक है, हिंदू हो। अगर हिंदू अगर बोल देते हैं या सिख बोल देते हैं या फिर जो मुस्लिम वर्ग के व्यक्ति जो बोल देते हैं कि ऐसा नहीं होगा या ऐसा नहीं होगा, जो भी है, तो हम आपको क्या नहीं देंगे, स्वतंत्र देंगे, ठीक है। तो मंजूरी सबसे मिलनी चाहिए, ठीक है। चलिए, लॉर्ड विल्सन ऐसे तो चुनौती दे गया, क्योंकि इनका मानना था कि नेहरू ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा कोई संविधान नहीं बना सकते। लॉर्ड बिरकनहेड का मानना है, तो वो भाई साहब भारत में ऐसा दम नहीं है, भारत में ऐसा दम नहीं है, ऐसा प्रारूप नहीं है, ऐसा दम नहीं है कि ऐसा प्रारूप या ऐसा संविधान बना सके, ठीक है। लेकिन अगर बना भी लेंगे, मान के चलिए बना भी लेंगे, तो कोई ना कोई वर्ग टोकेगा, कोई ना कोई वर्ग का नामंजूरी होगी। चाहे हिंदू होगा तो मुस्लिम, हिंदू अगर राज्य होंगे तो मुस्लिम राज्य नहीं होंगे, अरे मुस्लिम राज्य सिख राज्य होंगे, अगर ये सब भी राज्य होंगे तो कोई ना कोई पार्टी जो है बीच में रोड़ा डालेगा। तो इनका यही मानना था कि ऐसा भारत में ऐसा कुछ ही नहीं हो सकता, बनेगा भी संविधान प्रारूप बनेगा तो कोई न कोई हस्तक्षेप कर देगा। तो यूं ही चुनौती लॉर्ड बिरकनहेड द्वारा मोतीलाल नेहरू को दिया गया था। लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए कि मोतीलाल नेहरू ये सारी चीज संविधान का प्रारूप बना लेते हैं, ठीक है, और हम बाद में चल देखेंगे, ठीक है, बाद में हम देखेंगे। चलिए आगे। तो मैंने क्या कहा कि लॉर्ड विल्सन की चुनौती देखने को मिली, और चुनौती से मोतीलाल नेहरू बोलते हैं भाई साहब आपने जो कहा मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। उन्होंने सर्वदलीय सर्वदलीय बैठक बुलाई, ठीक है, और बैठक ही बुलाएंगे भाई साहब, क्या है, सर्वदलीय बैठक बुलाई। प्रथम जो बैठक हुआ था वो हुआ था 28 फरवरी 1928 को, कहां पर, दिल्ली पर। दूसरा जो द्वितीय बैठक हुआ था वो 11 मई 1928 को, और ये हुआ था बम्बई में, ठीक है। और सबसे ये आग्रह किया, देखिए इनका जो दो बैठकों की जो अध्यक्षता है, अध्यक्षता वो
M.N. अंसारी ने किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। चलिए, और इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि संविधान की रूपरेखा क्या करेंगे, तैयार करेंगे। क्या करेंगे भाई साहब, संविधान संविधान की रूपरेखा रूपरेखा क्या करेंगे, तैयार करेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, संविधान बनाएंगे, संविधान की रूपरेखा हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे, और ब्रिटिश को हम ये बता देंगे कि हम अपनी उत्तरदायी सरकार बना सकते हैं। ठीक है, संविधान की रूपरेखा तैयार करेंगे, जैसा उन्होंने कहा सभी धर्म जाति सभी वर्ग के लोग, सभी पार्टी के लोग, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो है हामी भरेंगे, हम ऐसे संविधान का निर्माण करेंगे। चलिए, और इस संविधान तैयार करने के लिए, इसकी रूपरेखा बनाने के लिए, ठीक है, तो अकेले तो नहीं बना सकते भाई। ठीक है, अकेले तो नहीं बना सकते, तो नेहरू ने एक समिति बनाई जिसको नेहरू समिति के नाम से जाना जाता है। अकेले तो नहीं बना सकते भाई, नेहरू समिति के नाम से जाना जाता है। और नेहरू समिति में 8 सदस्य मौजूद थे जो संविधान की रूपरेखा को क्या करेंगे, तैयार करेंगे। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, मैंने क्या कहा, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी 28 फरवरी 1928 को प्रथम बार दिल्ली में, द्वितीय बार 11 मई 1928 को बंबई में, जिनकी अध्यक्षता, दोनों की अध्यक्षता एम.एन. अंसारी ने किया था। और यहाँ निर्णय लिया गया था कि संविधान की रूपरेखा हम तैयार करेंगे। ठीक है, और ब्रिटिश को ये बता देंगे कि हम भी उत्तरदायी सरकार चलाने के लिए, ठीक है, लायक हैं, हम भी लायक हैं, उनको दिखा देंगे ब्रिटिश को। और इसी के चलते इस संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए नेहरू ने एक समिति बनाई थी जिसको नेहरू समिति के नाम से जाना जाता है। इस नेहरू समिति में कितने सदस्य थे, 8 सदस्य थे, जिसमें से एक था सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, एक है, क्या है, सुभाष चंद्र बोस, द्वितीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तृतीय जी.आर. प्रधान, ठीक है, जी.आर. प्रधान, चौथी अगर बात करें एम.एस. अणे, 5वें नंबर पर सर अली इमाम, सर अली इमाम, छठा अगर बात करें तो सुई कुरैशी, सातवां अगर बात करें तो तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, और आठवां और अंतिम बात करें सरदार मंगल सिंह, एक है सरदार मंगल सिंह। तो ये 8 व्यक्ति थे जो नेहरू समिति में शामिल थी, जो क्या किया गया था कि संविधान की रूपरेखा तैयार करेंगे और जो सबको मान्य हो ऐसा संविधान हम क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए, अब देखिए, ये तो हो गया पूरी बातें। अब नेहरू समिति ने जो भी जितने भी सदस्य हैं उन्होंने पूरी जो है रिपोर्ट उपोर्ट तैयार कर दी, ठीक है, अपनी जो है बातें रख ली, ठीक है, संविधान का एक प्रारूप बन गया है। कहा जाता है लगभग 14 पॉइंट की जो है वो नेहरू रिपोर्ट था, लेकिन मैं 14 का 14 पॉइंट नहीं लिखूंगा, ठीक है, कुछ मेन मेन पॉइंट मैं बता देता हूँ, भले कि 14 पॉइंट का जो नेहरू रिपोर्ट जो बनाया गया था, ठीक है, और इसका इसका एक बोल सकते हैं सबको बताना रहता है। इसके लिए देखिए, हर वर्ष कांग्रेस का क्या होता है भाई साहब, अधिवेशन होता है, ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, और कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन 1928 में आपको देखने को मिलती है।
और जिनकी अध्यक्षता वो खुद करेंगे। अरे खुद बनाए तो खुद करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है इनकी अध्यक्षता जो करेंगे वो है मोतीलाल नेहरू करेंगे, मोतीलाल नेहरू साहब, ठीक है। कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन 1928 में हुआ था, उसमें मोतीलाल नेहरू करेंगे और यहीं पर नेहरू रिपोर्ट सौंपेंगे, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट की बातें करेंगे, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट रिपोर्ट की खुलासा करेंगे, नेहरू रिपोर्ट बताएंगे कि भाई साहब आपने जो बता दिया ये बोले थे, ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि थोड़ा और छोटा मोटा जो संविधान पेश करिए, ठीक है, हम जान जाएंगे कि आप जो है काबिल है कि नहीं। तो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सबको ये बताया गया कि हम नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या लिखे हैं। तो हालांकि मैंने क्या कहा 14 पॉइंट्स लिखे गए थे, 14 जो है बातें लिखी गई है, लेकिन मैं वो 14 की 14 बातें नहीं बताऊंगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट्स है वही बताऊंगा, ठीक है। चलिए, एक है और शॉर्ट में बताओ, लिखूंगा समझाऊंगा पूरा, ठीक है। लिखूंगा शॉर्ट में समझाऊंगा पूरा, तो आप जो है देखिए। चलिए, भारत को क्या चाहिए, भारत को, ठीक है, क्या चाहिए, अधिराज्य चाहिए, अधिराज्य। पहली बात, अधिराज्य कहने का मतलब है डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट, ठीक है। अब डोमिनियन स्टेट या अधिराज्य होने का या कहने का मतलब क्या है भाई साहब, ठीक है। डोमिनियन स्टेट या भारत को अधिराज्य या डोमिनियन स्टेट कहने का तात्पर्य क्या है, ठीक है, कि शासन, देखिए शासन तो डोमिनियन स्टेट का मतलब है कि शासन तो ब्रिटिश करेंगे, ठीक है। जाहिर सी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। शासन मान के चलिए जो है क्या करेंगे, ब्रिटिश करेंगे, लेकिन इस शासन में भागीदारी, इस शासन में जो भागीदारी रहेगी, भागीदारी किसकी हो, भारतीयों को भी, भारतीयों का भी हो, ठीक है। क्या कहा गया है कि डोमिनियन स्टेट का मतलब है अधिराज्य, अधिराज्य मतलब आधा राज्य, और आधा राज्य कहने का मतलब है आधा भाग। तो शासन प्रशासन ब्रिटिश के हाथों में रहेगी, लेकिन उनमें जो भागीदारी होगी भारतीयों की भागीदारी भी होगी, ये कहा गया है। चलिए, पहली बातें। दूसरी बातें, नागरिकों के लिए, नागरिकों के लिए क्या किया जाए भाई साहब, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार की मांग की गई, ठीक है, कि मांग की गई कि नागरिक का जो है मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, और साथ ही साथ इस मौलिक अधिकार के अंदर वयस्क, वयस्क मताधिकार भी होनी चाहिए, मताधिकार, ठीक है। वयस्क मताधिकार होनी चाहिए उनको, ये अधिकार होना चाहिए, मौलिक अधिकार के अंदर वयस्क मताधिकार का जो है अधिकार होना चाहिए। चलिए, तीसरी बात, संघीय सरकार की निर्माण, संघीय सरकार का निर्माण होगा, ठीक है। और ये आधार किसको माना है, आधार किसको माना है संघीय सरकार के निर्माण को, कनाडा के संविधान की तरह संघीय सरकार की निर्माण होनी चाहिए। साथ ही साथ इस संघीय सरकार में सभी देशी रियासत, सभी देशी रियासत का विलय होना चाहिए, का भारत संघ में विलय होना चाहिए, भारत संघ में क्या होना चाहिए, विलय होना चाहिए। और बाद में आप जानते हैं, ठीक है, 1948 को क्या होता है, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जितने भी देशी रियासत है वो भारत संघ में विलय होते हैं, वो बात की बात है, ठीक है। तो संघीय सरकार का निर्माण होना चाहिए जिसका आधार कनाडा के संविधान से होगा, और सभी देशी रियासत का इस भारत संघ में विलय होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। ये तीसरी बातें हो गई। चौथी बातें करें, चौथी बातें, मुस्लिम लीग जो बहुत टाइम से, देखिए सबको खुश करना है भाई साहब, सबको खुश करना है, युवाओं को भी जो है देखने गए। अब मुस्लिम लीग की जो मांगे थी, ठीक है, मुस्लिम लीग की जो है मांगे की, मुस्लिम लीग की
मुस्लिम लीग की पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को क्या किया गया, यहाँ पर खारिज कर दिया। ठीक है, कहा गया कि मुस्लिम लीग की जो पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग है अलग से हम रखेंगे, उसको इस नेहरू रिपोर्ट में क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी। सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय की स्थापना की जाएगी, ऐसी बातें रखी गई हैं। भारतीय सेना व लोक सेवाएं भारतीय संसद के अधीन होगी। भारतीय सेना एवं लोक सेवाएं भारतीय संसद की क्या होगी भाई साहब, अधीन होगी। ठीक है, चलिए, तो ऐसी ऐसी जो 14 मांगे हैं, ये मैंने इसलिए कहा कि पूरा मैं नहीं लिखूंगा, आप पढ़ लीजिए जो भी है। ठीक है, हम वो जो कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे बातों पर, तो ऐसी जो है पॉइंट्स को जो है देखने को मिला था। और यहीं पर, ठीक है, यहीं पर कहा जाता है कि बाद में ये जितने भी रिपोर्ट बनाया कि वो ब्रिटिश को सौंप दिए थे कि लो भाई साहब आपने जो कहा था हम बना दिए, ब्रिटिश को क्या किए थे, सौंप दिए थे कि लो भाई साहब आपने जो कहा था वो बना दिए, आप जो है इस पर अमल करिए। ठीक है, आपको पढ़िए, इसको अमल करिए। याद रखिए, इस नेहरू रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान, अभी जो भारतीय संविधान, जिस भारतीय संविधान से हमारा देश चल रहा है, ऐसे भारतीय संविधान का प्रथम झलक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान का प्रथम झलक किसको कहा गया है भाई, नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है। लगभग वैसी जो है संविधान, ठीक है, कि कुछ कुछ संविधान में जो बातें हैं वो जो है नेहरू रिपोर्ट में भी की गई थी। तो प्रथम दर्शन या प्रथम झलक, झलक बोल सकते हैं, प्रथम दर्शन, झलक नहीं, प्रथम दर्शन, प्रथम दर्शन, तो बोल सकते हैं भारतीय संविधान का प्रथम दर्शन नेहरू रिपोर्ट को कहा गया। याद रखिए, ये तो गलती से कह गए भाई सब, लॉर्ड बिरकन हेड क्या कह गए, गलती से कह गए, इन्होंने चुनौती दी थी कि ये शर्तें ये थी कि संविधान का या जो प्रारूप पेश करेंगे वो सभी जाति धर्म सभी पार्टी की मंजूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो इनका मानना है कि एक तो पहली बात, भारत के लोग ऐसे कोई इनमें दम नहीं है कि ऐसे संविधान पेश कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर करेंगे भी पेश तो कोई एक ना कोई एक ना एक वर्ग होगा जो इसका विरोध करेगा। लेकिन दोनों बातें ये जो है दोनों बातें ये गलत साबित कर दी। भारतीयों ने संविधान पेश किया, साथ ही साथ भारत के सभी लोगों की, सभी वर्गों की यहाँ पर मंजूरी देखने को मिली। और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इस नेहरू रिपोर्ट पर अमल नहीं किया। नेहरू रिपोर्ट पर क्या किया, अमल नहीं किया, अमल नहीं किया। ठीक है, इनके बारे में कोई बातें ही नहीं की। ठीक है, इस नेहरू रिपोर्ट पर कोई अमल नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया दिखाई नहीं। ठीक है, तो भाई साहब आपने बोले थे और आप ही क्या हो गए, बोले थे और आप ही क्या गए, मुकर गए। चलिए, जो भी है। चलिए, तो ये हो गए आपके कितने बातें भाई साहब, दो बातें हो गई, एक साइमन कमीशन हो गया, दूसरा नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन नेहरू रिपोर्ट के बाद क्या देखेंगे, लाहौर अधिवेशन देखेंगे। ठीक है,
हम क्या देखेंगे भाई साहब, लाहौर अधिवेशन, तो महत्वपूर्ण ये है। नेक्स्ट है हमारा लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 को, इसमें इसमें मुख्य बात यह है कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जैसा होता है तो ये भी है, याद रखिए, कांग्रेस का ये वार्षिक अधिवेशन है जैसा होता है वैसे ये भी है भाई साहब। ठीक है, ये कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन है, पहली बात। दूसरी बात, स्थान कहाँ हुआ था, किस स्थान पर, सन तो आपको पता है, स्थान भी पता है, लाहौर पर हुआ था। कहाँ पर, लाहौर, और ये कहाँ पर है, पाकिस्तान। ठीक है, और ये रावी नदी के तट पर, क्या है, रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन हुआ था, रावी नदी के तट पर। देखिए, अध्यक्ष के बारे में याद रखिए, इनकी जो अध्यक्षता है, इनकी जो अध्यक्षता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इनके बारे में याद रखिए, कहा जाता है कि प्रस्तावित जो है, प्रस्तावित अध्यक्ष, प्रस्तावित अध्यक्ष गांधी जी को कहा गया था, गांधी जी। देखिए, होता क्या है कि जैसे ये अधिवेशन चल रहा है, 1929 का चल रहा है, तो यही प्रस्ताव कर देते हैं कि अगले अधिवेशन में ये अध्यक्षता करेंगे, सबकी सहमति बन जाती है। ठीक है, तो प्रस्तावित अधिवेशन जो है गांधी जी को कहा गया था, गांधी जी जो है 1929 का अधिवेशन का अध्यक्ष करेंगे। लेकिन गांधी जी इस अध्यक्षता को क्या करते हैं, ऐसे अध्यक्ष को अस्वीकार करते हैं, स्वीकार कर देते हैं कि भाई साहब मैं नहीं करूंगा। ठीक है, आप लोग ही देख लीजिए। ठीक है, तो प्रस्तावित अध्यक्षता जो है पद के लिए कौन था, गांधी जी थे, लेकिन बाद में उन्होंने अस्वीकार कर दिया। और अध्यक्ष पद अब कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। गांधी जी के बारे में याद रखिए, मैंने कहा 1924 का इकलौता अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की। ठीक है, 1924 का बेलगाम अधिवेशन जो कर्नाटक में है, बेलगाम, उसी बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता सिर्फ और सिर्फ इकलौता जो है, अकेली जो है किया था। ठीक है, तो अकेले जो है क्या, इकलौता अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की। चलिए, अब तो ये लाहौर अधिवेशन हो रहा है, जो भी है, चलिए ठीक है। तो कारण क्या है भाई, ऐसे तो थोड़ी बुलाए हम सभी को, आओ बैठे गपशप करें, ऐसा थोड़ी है। अरे कोई ना कोई तो कारण होगा, कोई ना कोई तो मुद्दा था। ठीक है, मुद्दा ये था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कोलकाता अधिवेशन में हम देखे थे 1928 में कि नेहरू ने अपनी नेहरू रिपोर्ट क्या थी, सौंपी थी। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट के, ठीक है, अस्वीकार करने के कारण, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के अस्वीकार अस्वीकार करने के कारण, करने के कारण कहा गया कि भाई साहब आपने तो जो बोला था कि हम क्या करेंगे, हम आपकी अगर संविधान पेश कर देंगे तो आपकी जो भी बातें वो मान जाएंगे। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में पूरी जो है बातें कही गई थी, ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार नहीं किया। तो इसी कारण लाहौर का अधिवेशन बुलाया गया। कारण था कि नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकार की गई थी। ठीक है, अब इसको हम हल्के में नहीं ले सकते, हमारी बातें ब्रिटिश सरकार सुन ही नहीं रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी हम जन आंदोलन करेंगे, साथ ही साथ हमारा जो लक्ष्य होगा, ठीक है, हमारा जो लक्ष्य होगा, इस अधिवेशन का लक्ष्य बताया है। अब हम क्या करेंगे, हमारा लक्ष्य पूर्ण स्वराज होगा। क्या होगा, पूर्ण स्वराज होगा। पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। ठीक है,
तो पूर्ण स्वराज कहने का मतलब टोटल इंडिपेंडेंस हमें चाहिए, पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहिए। भारत पर ब्रिटिश का एक भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, एक भी व्यक्ति हमारी जो है, ठीक है, किसी भी तरीके से हमारे साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है, सरकार का कोई भी पार्ट नहीं होना चाहिए। पहले आपको पता है नेहरू रिपोर्ट में हमने क्या सुने थे? अधिराज्य, डोमिनियन स्टेट। तो नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि हमें अधिराज्य ही दे दीजिए भाई, आधा राज्य, जिसमें ब्रिटिश सरकार तो शासन चलाएगी लेकिन उसका भागीदारी भारतीय भी होंगे। बाद में जब उसी नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, तो ये जो लाहौर का अधिवेशन हुआ वहां पर लक्ष्य चेंज हो गया, और लक्ष्य चेंज हो गया और यहाँ पर लक्ष्य क्या किया गया है? पूर्ण स्वराज की बात। ये पूर्व नहीं लिखा है भाई, पूर्ण है, ठीक है। किसकी बातें हैं? पूर्ण स्वराज की बातें कर रहे थे, पूरी तरह से हमें स्वतंत्रता चाहिए। अब अधिराज्य की बातें अब भूल जाइए, ठीक है, अधिराज्य की बातें भूल जाइए। चलिए, ठीक है। और इसी के चलते आपको देखने को मिलेगा जो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, इस जवाहरलाल नेहरू ने, चलिए यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट की कुछ बातें कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। ये जो प्रमुख बातें हैं उसको हम लाहौर अधिवेशन में, और जो बातें हैं लाहौर अधिवेशन की प्रमुख बातें, प्रमुख बातें क्या है, प्रमुख चीजें क्या है, वो हम बातें कर लें, ठीक है। पहला पॉइंट कि नेहरू रिपोर्ट खारिज किया जाए, नेहरू रिपोर्ट क्या किया जाए? खारिज कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट जो बनाए थे भाई साहब, उसको हम क्या करते हैं? खारिज करते हैं इस लाहौर अधिवेशन में। पहली बातें। दूसरी बातें, डोमिनियन स्टेट या अधिराज्य, अधिराज्य या जो डोमिनियन, डोमिनियन स्टेट या अधिराज्य की मांग भी खारिज की जाए, मांग भी क्या जी, को छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए या खारिज कर दिया जाए, ठीक है। डोमिनियन स्टेट भी हमें नहीं चाहिए, नेहरू रिपोर्ट भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस का अधिवेशन में क्या, कांग्रेस क्या चाहती है या भारत क्या चाहते हैं? पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। तो हमारा लक्ष्य क्या है? पूर्ण स्वराज हमें क्या होना चाहिए? पूर्ण स्वराज की मांग की गई, यहाँ पर पूर्ण स्वराज की क्या की गई भाई साहब? मांग की गई। चलिए, वहीं पर जो है 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। ये भी याद रखिए, स्वराज दिवस, ठीक है। लाहौर अधिवेशन की कुछ बातें हैं। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। 31 दिसंबर, चलिए इसको पहले लिखना पड़ेगा, मैं इसको क्योंकि डेट वाइज मैं लिख रहा हूँ। तो 31 दिसंबर, मैंने क्या कहा? 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 1929, 1929 को नेहरू ने, ठीक है, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर क्या किया था? तिरंगा फहराया था, तिरंगा फहराया। ये ये चीजें क्वेश्चन आता है भाई साहब, याद रखिए। ये 26 जनवरी 1930, इस दिन क्या हुआ था? जैसे मैंने कहा, पूर्ण स्वराज दिवस,
ठीक है, क्या मनाया था? पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। और यहीं पर याद रखिए गांधी जी ने, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या किया? प्रस्ताव रखा। ठीक है, चलिए। चलिए, दो चीजें हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा और दो चीजों की बात करूंगा। एक तो 31 दिसंबर वाली बात करूंगा, और यहाँ पर गांधी जी के संविधान की बात करूंगा। कुछ कुछ बातें हैं, ठीक है। देखिए, मैंने क्या कहा कि 31 दिसंबर सन 1929, इस दिन रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? रावी नदी के तट पर क्या किया था? तिरंगा फहराया था। तो इस बात का जो है विरोध किसने जताया? सुभाष चंद्र बोस ने। तिरंगा फहराने से विरोध नहीं जताया भाई साहब, ठीक है, समझे पूरी बात। सुभाष चंद्र बोस का कहना है, सुभाष चंद्र बोस वर्सेस नेहरू हो गया था। नेहरू कहने का मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इन दोनों के बीच ये मतभेद हो गया था, ठीक है। इन दोनों के बीच क्या हुआ था? मतभेद हो गया था। किस बात को लेकर? सुभाष चंद्र बोस का कहना है कि भाई साहब, हमें आजादी, मैं सिर्फ बात करूंगा, पूरा लिखूंगा नहीं। सुभाष चंद्र बोस का कहना है कि हमें आजादी ऐसी तिरंगा फहराने चिल्लाने से नहीं मिलेगा, ठीक है। हमें आजादी इस तिरंगा फहराने से नहीं मिलेगा। हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? हमें आंदोलन करना चाहिए। हमें उग्र चीज दिखानी चाहिए, उग्रता दिखानी चाहिए, हमें ठोस कदम उठानी चाहिए। हम क्या तिरंगा फहरा के जय हिंद, भारत माता की जय, तिरंगा फहराने की क्या वो हमें आजादी देंगे? इनका कहना यही है, सुभाष चंद्र बोस का कहना यही है, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा मतभेद हुआ था कुछ समय के लिए, तो ये इसकी बातें, मैं इसकी बात करूं, गांधी जी ने यहीं पर सविनय आयोग जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या रखा गया था? जो है आंदोलन की मांग रखी गई थी, प्रस्ताव रखा गया। तो गांधी जी वर्सेस फिर से सुभाष चंद्र बोस हो जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस हो जाते हैं। इनका ये कहना है कि गांधी जी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रस्ताव रखा, तो उस प्रस्ताव में, ठीक है, प्रस्ताव से फिर सुभाष चंद्र जी फिर भड़क जाते हैं, ठीक है। क्यों भड़क जाते हैं? क्यों? इनका कहना है कि गांधी साहब, आपने जो इतने सारे आंदोलन किए हैं, ठीक है, इतने सारे आंदोलन किए आपने, घटना देखी होंगी रोलेट एक्ट में भी आपने जो जो भी है। हालांकि आपका चंपारण सत्याग्रह ठीक रहा, खेड़ा आंदोलन ठीक रहा, मिल मजदूर आंदोलन ठीक रहा, रोलेट एक्ट भी थोड़ा कई समय तक ठीक रहा, चलो वहां पर भी आपने जो किए। फिर जब से अब जलियांवाला बाग हुआ, जब से आपकी जो है मेन असहयोग आंदोलन इतना बड़ा चला है, बीच में चौरा चौरी कांड आ गया और बीच में आप खत्म कर दिए। ऐसा कर रहे हैं तो आंदोलन, आपको पता है, आपको पता है क्या? बीच में हमेशा ये आंदोलन आंदोलन आंदोलन, खाली आंदोलन ही चला जा रहे हैं, और आंदोलन का रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, ठीक है। आंदोलन का रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, सिर्फ आंदोलन ही चला रहे हैं, इससे कोई कुछ नहीं होगा। आप क्या है, आप ठोस कदम उठानी पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ आंदोलन का नाम लेने से ही कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जी, गांधी जी से भी मतभेद हो जाता है, इनसे भी गिर जाते हैं, क्योंकि जो है सविनय और आंदोलन का प्रस्ताव रखे थे, और सुभाष चंद्र बोस फिर वही आंदोलन की बातें कर रहे हैं, ऐसा करके ये भड़क जाते हैं। वहीं पर सुभाष चंद्र बोस नेहरू के साथ भी इनका मतभेद होता है कि आप सिर्फ तिरंगा ही फहराते जाइए, कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाते, ठीक है। तो इसके कारण से ये चीजें आपको देखने को मिली। चलिए, ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी, इनके बारे में अच्छे से हम, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बहुत अच्छे से हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा क्या है,
क्या है भाई साहब? चीजें, कौन सी चीजें? ये हो गया आपका लाहौर अधिवेशन। क्या है? लाहौर अधिवेशन। तो ये बातें हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए ये हो गया, इसके आगे हम बात करेंगे तो वो आएगा एक, तो नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट सविनय, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। 1929 के आसपास, 30 में दांडी मार्च, 19 इसी समय इसी का भाग है दांडी मार्च, ठीक है। ये साबरमती आश्रम से जो निकलते हैं दांडी मार्च 1930 में, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा लॉर्ड इरविन जो है समझौता, इसी समय हुआ था 1930-31 में, ठीक है। गांधी इरविन समझौता, ठीक है, गांधी इरविन समझौता 1931 में। फिर 1930-31-32 में आप देखेंगे गोल मेज सम्मेलन, गोल मेज सम्मेलन, ठीक है। और गोल मेज सम्मेलन 3 हुए थे, एक तो 1930 में हुआ था, ठीक है, 1931 में हुआ था, 1900, ठीक है, 32 में। 3 गोल मेज सम्मेलन की बातें करेंगे, बीच बीच में और भी कुछ आएगा। गांधी इरविन समझौता है, ठीक है। चलिए, गांधी इरविन समझौता, गांधी अम्बेडकर जो विवाद क्या है, सांप्रदायिक पंचायत क्या है 1932। तो ये जो है जो है, तो अगले क्लास में सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च और गांधी इरविन समझौते, ये 3 हो सकता है, हो जाए, देखते हैं कितना हो जाए। तो आज की क्लास हम यहीं तक देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में सविनय अवज्ञा आंदोलन से स्टार्ट करेंगे। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा ये चीजें क्या है चल रही थी, ठीक है। तो ठीक है, तो चलिए फिर, तो बहुत बड़ा टॉपिक है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस, मिलते हैं आप लोगों से, फिर से बातें करेंगे फिर, ठीक है। चलिए, थैंक यू।